Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 5th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 मई 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं वो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। अगेन इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नाउ बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, मलेरिया की वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं करी गई थी। नाउ पहली बार ऐसा हो रहा है कि मलेरिया की वैक्सीन को डेवलप कर लिया गया है। तो इस वैक्सीन का क्या नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये जो मलेरिया की वैक्सीन है इस पे क्लिनिकल ट्रायल्स चला है और काफी लंबे समय तक ये ट्रायल चला और उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया कि जो ये वैक्सीन है इसकी इफेक्टिवनेस है 77%, यानी कि 77% तक ये बेहतरीन तरीके से ये वैक्सीन वर्क कर सकती है। और डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि कितना परसेंट तक इफेक्टिवनेस बढ़िया है, वो है 70% तक। तो आप कह सकते हो कि 77% ये वैक्सीन इफेक्टिव होने वाली है, मतलब काफी अच्छे से वर्क करने वाली है। ये सारी चीजें पब्लिश कर दी गई हैं प्री प्रिंट्स के अंदर, तो इसके बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया जरूर रखना है। नाउ डिस्कस करेंगे इस वैक्सीन का नाम क्या है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो मलेरिया की वैक्सीन डेवलप करी गई है इसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। ओके, यहाँ पे इसके ऊपर बहुत फोकस देना है। नोट्स जहाँ पे भी बना रहे हो आप तो इसके बारे में जरूर लिख लेना। ये नई वैक्सीन है, पूछा जा सकता है कि R21 मैट्रिक्स M किस चीज से रिलेटेड हाल ही में न्यूज के अंदर था, तो आपको मालूम होना चाहिए ये एक मलेरिया की वैक्सीन है। नाउ इससे पहले एक वैक्सीन को डेवलप करा गया था, ठीक है, तो वो वैक्सीन थी RTS एस। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाली वैक्सीन है, इसको डेवलप करा गया था। इसी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है ये R21 मैट्रिक्स M। लेकिन जो हमारी पहले वाली वैक्सीन थी इसको बनाने में लगभग 30 साल लग गए थे और 30 साल लगने के बाद भी जो इसकी इफेक्टिवनेस थी वो 50% के आसपास थी। मतलब कुछ यहाँ पे गारंटी नहीं थी कि किस तरीके से वैक्सीन कितनी बढ़िया तरीके से वर्क करने वाली है। नाउ फाइनली ऐसी वैक्सीन लेकर आ चुके हैं मलेरिया के लिए R21 मैट्रिक्स M, जो कि 77% तक इफेक्टिव होने वाली है। करेगी क्या? जो ये वैक्सीन है इसका मेन काम होने वाला है, जो प्लाज्मोडियम फ्लेसीपेरम मलेरिया पैरासाइट होता है, जो ये बैक्टीरिया होगा एक तरीके से, जो प्रोटोजोआ होगा, ये जो लिवर के अंदर एंटर करता है इस चीज को रोकेगी। यहाँ पर इस चीज को रोकेगी, ये मलेरिया को कॉज करता है एक तरीके से, इसी पैरासाइट की वजह से मलेरिया होता है। तो यहाँ पर इस चीज को रोका जाएगा कि ये लिवर के अंदर एंटर ना करे और मलेरिया होने से बचाएगी ये वैक्सीन। ओके, मेन काम क्या है इसका? टू स्टॉप दी प्लाज्मोडियम फ्लेसीपेरम मलेरिया पैरासाइट एंटरिंग इनटू द लिवर। इस चीज के बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया डेफिनेटली रखना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे नया वर्जन कौन सा है हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। R21 मैट्रिक्स M ये नया वर्जन है। और इस वैक्सीन को किसने बनाया है? बिल्कुल सही, जो आज के टाइम पर कोविड-19 की वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका। तो इस वैक्सीन को जिसने बनाया, कौन? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। उसी जगह पर, सेम जगह पर इस मलेरिया की वैक्सीन को भी डेवलप करा गया है। ओके, नाउ एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करा था यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। और इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो भारत का इंस्टीट्यूट है, पुणे के अंदर ये लोकेटेड है। और इसके जो सीईओ हैं वो है आदर पूनावाला, जो कि आज के टाइम पर बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर बात करी गई है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का अनाउंसमेंट किया है। मतलब कि इन इंडस्ट्रीज को अगर ये प्रोडक्शन करती हैं तो कुछ इंसेंटिव मिलेगा, कुछ फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। और वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? वो प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट।
अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, इन्होंने यहाँ पर ये एक तरीके से गाइडलाइंस सब बताई हैं। इसमें इन्होंने लॉन्च कर दिया है एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होंगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मतलब क्या होगा, मान लो जैसे इन्होंने फ्रूट्स वगैरह डाले, एक इंडस्ट्री है जो कि जूस बनाती है, ठीक है, इन्होंने फ्रूट्स वगैरह डाले, जूस बनाया और जूस बनाने के बाद इसकी इस तरीके से प्रोसेसिंग कर दी, इसके अंदर प्रिजर्वेशंस वगैरह डाल दिए जिससे कि ये जूस काफी लंबे समय तक बचा रहे, और उसके बाद आप देख पाओगे इस तरीके से इसकी पैकेजिंग कर दी। अब यहाँ पे इंडिया का ब्रांड है, इसको हम लोग बाहर भेजेंगे, बाहर भी इसका बहुत नाम होगा, इंडिया का बहुत नाम होगा, ठीक है। तो बेसिकली पर्पस क्या है, एक तरीके से जो इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना, आने के वाले टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर उनको प्रमोट करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका पर्पस होने वाला है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगर अच्छे से काम करेंगी और चाहती हैं इस चीज को काम करना, तो उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाएंगे, सरकार जो है उनको एक असिस्टेंस देगी। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नाउ ये जो इनिशिएटिव है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाया गया इनिशिएटिव है। प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अनाउंसमेंट किया था किस चीज का, आत्मनिर्भर भारत अभियान का, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम लोग अपने खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, अपनी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी करेंगे और साथ ही साथ उन चीजों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी चीज को देखते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अनाउंस किया है। और इस स्कीम को जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब ये लागू कब तक रहेगी, 2021-22 से लेकर 2026-27 तक ये स्कीम चलने वाली है। और इसमें कितनी कॉस्ट लगाई जा रही है, लगभग इसमें बताया गया है 10,900 करोड़ रुपए, 10,900 एंड करोड़ रुपए यहाँ पे आप देख पाओगे इसमें लगाए जाने वाले हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग है उनको ग्लोबल लेवल पर एक ग्रो, आप कह सकते हो ग्रो किया जाए। साथ ही साथ जो इंडियन ब्रांड्स हैं, भारत के आज के टाइम पर जो भी ब्रांड्स हैं फूड प्रोडक्ट्स के, उन सबको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक सपोर्ट दी जाए ताकि वो और ज्यादा ग्रो हो और इंडियन ब्रांड्स आने वाले टाइम पर दुनिया के अंदर जानी जाए। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको एप्लीकेशंस वगैरह दी गई हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये एप्लीकेशंस दी गई हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स क्या होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप लोग जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, तो उसके अंदर भी आप लोगों को ये सारी स्कीम्स के बारे में जानने को मिलने वाला है। ओके, आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एबोला वायरस के बारे में बात करी गई है। जो कॉन्गो है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो एबोला आउटब्रेक है यानी एबोला वायरस है, इसका जल्द से जल्द ये लोग खात्मा करने वाले हैं, इसको पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। इसके बारे में एक छोटी सी अनाउंसमेंट की गई है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, बोला ये गया है कि जो 12 लोग हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं इस इबोला वायरस से। कहां पर, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी, जो यहाँ पे आप ये वाला एरिया देख पाओगे, यहाँ पर इसमें देखने को मिला है, इसमें जो एरिया है नॉर्थ कीवू, वहां पर 12 लोग जो है इबोला वायरस से इफेक्ट हुए और जिसमें से 6 लोगों की जान चली गई। तो उसी के बाद यहाँ पे डिक्लेयर करा गया है इबोला का एंड होगा, एंड करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये लोकेशन, लोकेशन जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिख जाएगा कॉन्गो, कॉन्गो की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं ये आप देख पा रहे होंगे, सेंट्रल अफ्रीका, सूडान, इधर युगांडा हो गया, रवांडा, बुरुंडी, तांजानिया, नीचे जाम्बिया, और उसके बाद यहाँ पे एंगोला, उस इधर बराबर में कॉन्गो आप देख पाओगे। इसकी जो कैपिटल है वो है किनशासा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ये लोकेशन इसके बारे में याद रखना। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो आउटब्रेक है यानी ये जो इबोला वायरस है, इसको रोका कैसे गया, इसको रोका गया एक वैक्सीन की मदद से, और उस वैक्सीन का नाम है मर्क्स एबोला वैक्सीन। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना, इस वैक्सीन से इसको रोका गया। और ये जो वैक्सीन है किन लोगों को दी गई है, लगभग 1600 पेशेंट्स को दी गई है। एक तरीके से जो पेशेंट थे, अभी मैंने बताया 12 पेशेंट निकल कर आए इबोला वायरस के। नाउ ये जो पेशेंट हैं, ये जिन जिन के कॉन्टेक्ट्स में आए हैं, और फिर वो लोग जिन जिन के कॉन्टेक्ट्स में आए हैं, और फिर वो लोग जिन जिन के कॉन्टेक्ट्स में आए, उन सभी को मिलाकर 1600 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है इस इबोला वायरस से लड़ने के लिए। नाउ ये जो केसेस हैं ये लगभग लिंक करते हैं 2018, 19 और 20 से लेकर। उस टाइम पर एबोला एपिडेमिक काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया था, जिसमें से 2200 लोगों की जान भी चली गई थी इस वायरस की वजह से।
एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। नाउ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। एबोला वायरस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एबोला वायरस डिजीज है, इसको पहले जाना जाता था इबोला हेमोरेगिक फीवर के नाम से। तो इसके बारे में याद रखना है आपको। ये पहले इबोला हेमोरेगिक फीवर के नाम से जाना जाता था। फिर अगर हम बात करें तो एक घातक बीमारी रह चुकी है ह्यूमंस के अंदर। और इस वायरस की प्रजाति के बारे में बात करें तो ये जो वायरस फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है फिलोविरिडे, इस फैमिली से बिलोंग करता है। और इसकी भी बहुत सारी आप कह सकते हो पीढ़ियां हैं, लगभग 3 पीढ़ियां बताई गई हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे क्यूबे वायरस और मार्बुर्ग वायरस, एबोला वायरस। तो इसकी ये 3 पीढ़ियां हैं। और जो एबोला वायरस है, एबोला वायरस की अलग अलग प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। बेसिकली यहाँ पे 5 प्रजातियां हैं जो कि अभी तक आइडेंटिफाई करी गई हैं। वो एक है जेयर, उसके बाद बुंदी बोग्यो, सुडान, रेस्टोन एंड टाइफॉरेस्ट। इसकी 5 स्पीशीज हैं ये। नाउ ये फैलता कैसे है? ये जो वायरस है, ये जानवरों से, जंगली जानवरों से, वाइल्ड एनिमल से ह्यूमंस के अंदर फैलता है। और फिर ह्यूमंस से फिर वापस से ह्यूमंस के अंदर ये ट्रांसमिट होने लगता है। अब कौन से जानवर से ज्यादातर ये फैलता हुआ नजर आता है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे चिंपैंजीज हो गए, गोरिल्लाज हो गए, या फिर फ्रूट बैट हो गए, ये चमगादड़ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यही सारे जानवर हैं जिनकी वजह से ये वायरस फैलता है और इंसानों के अंदर, और फिर इंसानों के बाद फैलने के बाद इंसान से इंसान के अंदर तेजी से ये ट्रांसमिट होता हुआ चला जाता है। और जो लोग हैं वो आप कह सकते हो वायरस की चपेट में आ सकते हैं अगर वो किसी से, मान लो कोई पेशेंट है जिसको इबोला वायरस है, ये अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअली कांटेक्ट करता है तो उस दूसरे बंदे को भी ये इबोला वायरस हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये जो इबोला वायरस डिजीज है, इसका जो फर्टिलिटी रेट एक तरीके से घातक कितना है, 50% तक आप देख पाओगे। ये काफी डेंजरस हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? जैसे ही आपको यहाँ पर लगे ऐसा कुछ है तो आपको अर्ली सपोर्टिव केयर लेना चाहिए। शुरुआत में ही आपको केयर करनी है इस चीज की। और बॉडी को आपको रिहाइड्रेट करना है। देखो, रिहाइड्रेट वर्ड है डिहाइड्रेशन का हाइड्रेशन का अपोजिट। ठीक है, होता क्या है देखो, एक वर्ड होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी होना। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस से रिहाइड्रेट करना है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। जैसे कोविड के तौर पर भी यही बोलते हैं, कोविड-19 में भी आपको ज्यादा से ज्यादा हॉट वाटर पीना होता है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं वो यहाँ पे कर लो। देखो, कोई भी अगर हम बात करें तो अभी तक इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है ताकि जो वायरस है उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, लेकिन फिर भी आप बेसिक मेडिसिन लेकर ठीक हो सकते हो, ट्रीटमेंट कर सकते हो उसका पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करी गई है एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में जिनका नाम है जगमोहन। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जगमोहन जी फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रह चुके हैं। इनकी डेथ हो गई है, लगभग 94 की एज थी, उसी वजह से ये न्यूज के अंदर थे। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इनका ये इमेज है। डिस्कस करेंगे इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल। इनका जन्म हुआ था और ये डेथ हुई थी, ये कुछ साल बताया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनको जगमोहन के नाम से जाना जाता है, जाता था। नाउ अगर हम लोग बात करें, ये फॉर्मर इंडियन सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, साथ ही साथ पॉलिटिशियन रह चुके हैं जो कि बीजेपी पार्टी से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे अपने टाइम पर ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, कहाँ के, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के। और ये लगभग बात है 1970s की, तो 1970 में वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने दिल्ली मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट किया था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए थे दिल्ली के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने सर्व किया है एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं कहाँ के होते हैं, वो यूनियन टेरिटरीज के होते हैं। और दिल्ली क्या है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली और गोवा के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। साथ ही साथ 5वें गवर्नर रह चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के। नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। सबसे पहले, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं वो आपको बतानी है आज के टाइम पर हमारे पास। और साथ ही साथ दूसरी चीज ये बतानी है कौन कौन सी वो यूनियन टेरिटरीज हैं। देन उसके बाद थर्ड चीज, अब यहाँ पर ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें से कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर आपको सीएम देखने को मिलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में, एक बार इनको नॉमिनेट किया गया है, लोकसभा में 3 बार इनको नॉमिनेट किया गया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट है उसमें इन्होंने सर्व किया था यूनियन मिनिस्टर कम्युनिकेशन के, या फिर यूनियन मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट के, टूरिज्म कल्चर मिनिस्टर के तौर पर भी
ये सर्व कर चुके हैं। बहुत सारे अवार्ड्स के साथ इनको सम्मानित किया गया है, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1971 में, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 1977 में, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था 2016 में। देखो, इस टाइप के आर्टिकल्स आपको साल में हजारों आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का एक जगह जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो नाम लिख लेना, और किस चीज से वो रिलेटेड है, उनकी जो भी जिनकी भी डेथ हुई है उन सभी के नाम एक जगह पर, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई है उन सभी के नाम एक जगह पर, किस चीज से रिलेटेड है, एक लाइन में आप इस चीज को लिख सकते हो और अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो उसको आप इजिली सॉल्व कर सको। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहां पर बात करी गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, एडीबी के बारे में। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं, कौन है, निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक गवर्नर सेमिनार हुआ था, किस चीज को लेकर, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी एक एनुअल मीटिंग हुई है, मतलब साल में जो भी मीटिंग होती है वो मीटिंग हुई, उसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और यहाँ पे डिसाइड करा है कि कोऑपरेट करके चलेंगे आने वाले टाइम पे, एक रेजिलिएंट फ्यूचर, एक मजबूत भविष्य के लिए कोऑपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मिलजुल कर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ यहाँ पे ये हम फिलीपींस का मैप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आप देख पाओगे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये देखने को मिलता है आपको मनीला के अंदर, जो फिलीपींस है इसकी कैपिटल है मनीला, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इस, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका बैकग्राउंड के बारे में। तो ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी विचारधारा लाई गई थी 1960s में, ठीक है, जब रिजोल्यूशन पास किया गया था, ये सब जो बताया गया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आ जाता है ये वाला। ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको सबसे पहली बार ओपन किया गया था 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक को सबसे पहली बार ओपन किया गया 1966 में, कहां पर, मनीला के अंदर, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। और इसके उस समय 31 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर इसके मेंबर्स बढ़ चुके हैं। मनीला कहां पर है एग्जैक्टली, यहाँ पे आप देख पाओगे, ये फिलीपींस हो गया, नीचे आपको इसकी मनीला की कैपिटल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर है साउथ चाइना सी, थोड़ा सा इधर चलोगे तो आपको चाइना नजर आ जाएगा। नीचे आप देख पा रहे होंगे फिलीपींस के, यहाँ पर है ये मलेशिया, ओके। और फिलीपींस के ईस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिलेगा यह है फिलीपीन सी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बात करते हैं कुछ मेंबर्स की। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे आज के टाइम पर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके अंदर जो मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे वो है 67, जिसमें से जो 48 मेंबर्स हैं, 48 मेंबर्स हैं, वो डायरेक्टली बिलोंग करते हैं कहाँ से, एशिया से या फिर पैसिफिक वाले रीजन से। और 48 के बाद बचे कुछ जो 19 हैं वो इस रीजन के अलावा जो बाकी बचे कुछ रीजन्स हैं वहां से बिलोंग करते हैं। और इंडिया यहाँ पर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर जाना जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए। नाउ एडीबी का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखो, इसकी विचारधारा ये थी कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके तौर पर इस बैंक को रखा जाए, और साथ ही साथ दुनिया भर में जो भी गरीब कंट्रीज हैं, गरीब रीजन्स हैं, उन सबको एक सपोर्ट दिया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम किया जाए, कोऑपरेशन के लिए काम किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव था इसका। दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए, एक तरीके से ये लोन्स प्रोवाइड करवाएगा, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगा, ये जो पूरा का पूरा आप कह सकते हो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ वर्किंग के बारे में बात करें तो इसकी काफी हद तक जो वर्किंग है वो वर्ल्ड बैंक की तरह आपको देखने को मिल जाएगी, सिमिलर वहां पे वोटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर भी ऐसा वोटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। नाउ 2016 का एक डेटा है जिसके अंदर बताया गया जापान और जो यूएस है, ये लार्जेस्ट प्रोपोर्शन अगर हम बात करें जो शेयर्स होते हैं डेवलपमेंट बैंक के, ये जो बैंक है इसके जो भी शेयर्स हैं उसके ज्यादातर शेयर्स जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ये दोनों होल्ड करते हैं, 2016 का डेटा है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर शेयर्स को होल्ड करते हैं, ओके। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर भी है। तो आपसे ये सारे ही जितने भी मैंने पॉइंट्स क्लियर किए हैं इन सभी को यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने, आपको ये याद रखना है, जहां पे भी नोट्स बना रहे हो वहां पर ये नोट्स बना लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यहाँ पे बात करी गई है नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट के बारे में। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब हम नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट करेंगे ओडिशा के पोर्ट से। इनफैक्ट हम लोग कर चुके हैं, एक्सपोर्ट कर चुके हैं वियतनाम में। तो डिस्कस करेंगे इस पूरे पर्टिकुलर आर्टिकल को, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ पहला कंसाइनमेंट, एक तरीके से आप कह सकते हो जो पहला एक्सपोर्टिंग है वो हो चुकी है, कहां से, ओडिशा में एक पोर्ट है जिसका नाम है प्रदीप पोर्ट, वहां से इस जो ये नॉन बासमती राइस है
इसको एक्सपोर्ट किया गया है टू द वियतनाम। वियतनाम को ये राइस भेजा गया है, उसके बारे में बताया गया है। नाउ इससे क्या होगा, जो इंडिया का राइस एक्सपोर्ट है वो काफी उसको बूस्टअप मिलेगा, वो ग्रो होगा। और देखो ये पहली बार हुआ है कि जो ओडिशा का प्रदीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल है, वहां से हमने नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट किया है। कहां पर? वियतनाम के अंदर। और यहाँ पे एक चीज और बताई गई, जो सरला फूड ग्रुप्स है, ये आप कह सकते हो यही ये सारा काम कर रहा है। और आने वाले टाइम पे ये जो ग्रुप है ये लगभग 500 कंटेनर नॉन बासमती राइस के भेजेगा अगले 3 महीने में। कहां पर? वियतनाम में। ये सब सेंड किए जाएंगे ओडिशा के प्रदीप एयरपोर्ट से, सॉरी एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, प्रदीप पोर्ट से। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नाउ ये जो मैंने बताया सरला फूड ग्रुप है, ये एक तरीके से मेंबर भी है किसका? एपीडा का। तो एपीडा के बारे में ध्यान रखना। एपीडा क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक्सपोर्ट करने पर ध्यान देती है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को। तो उसी का एक मेंबर भी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो नॉन बासमती राइस है, ये एक तरीके से एक्सपोर्ट हम लोग ज्यादातर देखने को मिलेगा अफ्रीकन एशियन कंट्रीज में। नाउ जो है अभी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ बहुत अलग अलग जो भी हमारे बंदरगाह हैं भारत के, जैसे काकीनाडा पोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे काकीनाडा पोर्ट हो गया, या फिर विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंद्रा या कृष्णापट्टनम, जो भी पोर्ट हो गए, यहाँ सभी जगह से इन राइस को एक्सपोर्ट किया जाएगा टू द वेरियस कंट्रीज। और हमारे कंट्री को इससे बहुत फायदा होने वाला है, और राइस एक्सपोर्टिंग में काफी हद तक ग्रो होने वाली है कंट्री। ना उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर बात करी गई है देबू चौधरी जी के बारे में। ये एक सितार प्लेयर हैं देबू चौधरी जी, जिनकी डेथ हुई है, तो उसी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी न्यूज के अंदर है। तो ऐसे आर्टिकल आपके वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो सितार प्लेयर हैं और इनकी डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से। अब यहाँ पे आप देख पाओगे इनका नाम क्या है, जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुई है, ये बताया गया है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नाम ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट है। ये एक इंडियन सितारिस्ट रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, और इनको एक ग्रेटेस्ट सितार प्लेयर बोला जाता है। मतलब कि काफी महान, आप कह सकते हो बहुत महानता से सितार बजाते हैं, और काफी महान प्लेयर बोला जाता है अपने टाइम का। और इन्होंने वर्क किया है उस्ताद विलायत खान जी के साथ, रविशंकर जी के साथ, निखिल बनर्जी के साथ। साथ ही साथ इनका आप कह सकते हो आज के टाइम पर जो स्टाइल है, वो जो स्टाइल था इनका वो था सीनियर स्टाइल, ठीक है, जिसको घराना भी बोलते हैं। तो काफी इस पे इन्होंने वर्क किया है। उसके बाद इन्होंने 8 नए राग को बनाया है, ठीक है, नए राग बनाए गए हैं 8 नए राग। कौन कौन से? एक है बिस्वेश्वरी, उसके बाद पलस सरंग, अनुरंजनी, आशिकी ललित, स्वनदेश्वरी, कल्याणी बिलवल, शिव मंजरी, प्रभाती मंजरी। ये सब जो है राग बनाए गए हैं किसके मेमोरी में? अपनी वाइफ की मेमोरी, मंजू के मेमोरी के अंदर इन्होंने ये सारे राग को क्रिएट किया है। साथ ही साथ 3 पॉपुलर बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं इंडियन म्यूजिक के ऊपर, जैसे कि एक बुक का नाम है सितार एंड इट्स टेक्निक्स, दूसरी बुक है म्यूजिक ऑफ इंडिया, तीसरी है ऑन इंडियन म्यूजिक। साथ ही साथ ये शिष्य रह चुके हैं किनके? मुश्ताक अली खान के। और इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको इस टाइप के आर्टिकल्स, हजारों आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे साल भर में। आपको सिर्फ नेम और नेम से रिलेटेड जो एक छोटा सा आपको 2-3 वर्ड याद रखने हैं, आप उसमें एक लाइन में इसका नोट्स बना के रख सकते हो, ताकि कोई भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड आर्टिकल आए तो आप उसको इजिली सॉल्व कर पाओ। आते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है POX 186 के बारे में। तो ये एक छोटी सी गैलेक्सी है एक तरीके से, जो कि देखने को मिली है हमें, तो उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले आप देख पाओगे जो भी हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज पता लगाई है। और क्या इस्तेमाल किया है इन्होंने? इन्होंने इस्तेमाल किया है जेमिनी टेलीस्कोप। इसका बारे में आपको ध्यान रखना है, एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेमिनी टेलीस्कोप। और इसने स्पॉट किया एक छोटी सी गैलेक्सी, ठीक है, बहुत छोटी सी, ड्वार्फ कह सकते हो इसको, एक ड्वार्फ गैलेक्सी, सबसे छोटी गैलेक्सी है, जिसका नाम है POX 186। तो इसको एक तरीके से खोजा गया है, जो कि एक तरीके से हाई लाइट एनर्जी को, जो आप कह सकते हो हाई एनर्जी जो लाइट है वो एक्सपोज करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये गैलेक्सी आपको नजर आने वाली है। नाउ आगे देखते हैं। देखो जो ये फाइंडिंग है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो, जो ये गैलेक्सी है इसका नाम POX 186 है। तो आपको ध्यान रखना है ये काफी छोटी है। इनफैक्ट इतनी छोटी है कि ये मिल्की वे के अंदर फिट हो सकती है। मिल्की वे आप देख पाओगे, ये है मिल्की वे, इसके अंदर ये पूरी गैलेक्सी जो है आराम से फिट हो सकती है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ओके, जो रिसर्चर्स उन्होंने बोला बहुत ही छोटा इसका साइज है। इसको ऑब्जर्व कैसे किया गया है? ऑब्जर्व किया है जेमिनी ऑब्जर्वेटरी, यानी इस टेलीस्कोप से। जेमिनी ऑब्जर्वेटरी क्या है?
ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिसके अंदर आप देख पाओगे दो टेलीस्कोप्स हैं, और दो टेलीस्कोप जिनकी आप कह सकते हो आप जो इसका साइज है वो है 8.1 मीटर का। ये साइज है टेलीस्कोप्स का। दो मैंने जैसे बताया इसके अंदर दो टेलीस्कोप हैं, एक है जेमिनी नॉर्थ में, दूसरी है जेमिनी साउथ, जिसका नाम दिया गया है, जो कि अलग अलग दो जगह पर लोकेटेड है। एक लोकेटेड है हवाई के अंदर, दूसरा लोकेटेड है चिली के अंदर। ये दोनों अलग अलग जगह पर लोकेटेड है। उसके बाद ये पूरी तरह से नदर्न और सदर्न पार्ट जो भी हमारे आसमान के हैं उनको अच्छी तरीके से कवर करता है। और ये लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स हैं जो कि आज के टाइम पर अवेलेबल है एस्ट्रोनॉमर्स के पास। तो टॉप के टेलीस्कोप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके नई गैलेक्सी को फाउंड किया गया है, वो है POX 186। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसका नाम पूछा जा सकता है। आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी के एक कॉन्सेप्ट है इसका, IGST। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस चीज से रिलेटेड है। सबसे पहले आप देख पाओगे IGST की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस चीज से रिलेटेड है अभी हम बात करेंगे। कल के हमने द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसको डिस्कस किया था, ये आर्टिकल आया था वहां पर। देखो अब होगा क्या, जो भी हम लोग कोविड-19 से रिलेटेड जो भी असिस्टेंस होगा, जो भी हम लोग कोविड-19 से रिलेटेड मदद प्राप्त करेंगे अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि रामदेसिविर इंजेक्शन हो गया, या फिर मेडिकल ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो गए, क्रायोजेनिक टैंक हो गए, या कोविड-19 वैक्सीन हो गई, ये सभी चीजें जो भी हम लोग अब इंपोर्ट करेंगे, उन सब इंपोर्ट के ऊपर IGST नहीं लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, IGST को 2 महीने के लिए, आने वाले 2 महीने के लिए, इस पे 2 महीने के लिए IGST को हटा दिया गया है। नाउ जो जीएसटी, अब इसका कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमने न्यूज तो देख लिया, जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से ही बनता है। अब आपसे जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो जीएसटी में तीन कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको देखने को मिलता है CGST, दूसरा आपको देखने को मिलता है SGST, और तीसरा आपको देखने को मिलता है IGST। CGST का मतलब है सेंट्रल, आप कह सकते हो सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो जब जो जीएसटी है वो स्टेट के अंदर लगेगी, मतलब कि सेम राज्य के अंदर जब लगेगी, तो वो दो अलग अलग भागों में देखनी पड़ती है। मान लो कोई 18% हम लोग किसी चीज के ऊपर जीएसटी दे रहे हैं, तो उसमें मान लो किसी राज्य के अंदर, मान लो उत्तर प्रदेश के अंदर ये जीएसटी लगाई गई है, और ये जो जीएसटी है ये एक तरीके से आप कह सकते हो एक यूपी के अंदर ही लगाई गई है। सामान जो है वो यूपी के अंदर ही इस पे जीएसटी लगाई गई है। तो मान लो इस पे 18% जीएसटी है, तो 9% इस पे CGST जाएगी, मतलब सेंटर को जाएगी, और 9% जाएगी स्टेट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से एक दूसरा जीएसटी होता है, इसमें क्या होता है, एक स्टेट से, मतलब एक राज्य से जब दूसरे राज्य में हम लोग सामान को बेचते हैं, तो उस पे जीएसटी लगाई जाती है, उसको बोला जाता है इंटर स्टेट जीएसटी। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। नाउ डिस्कशन किसका किया गया है, IGST का किया गया है। क्या है IGST? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अगर हम बात करें तो तीन कैटेगरीज में सबसे टॉप की कैटेगरीज ये मानी जाती है। इसके अंदर होता क्या है कि मान लो जब आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट कर रहे हो, एक मान लो कोई गुड्स एंड सर्विस आप बेच रहे हो, वन स्टेट टू अनदर, जैसे मैंने बताया एक राज्य से दूसरे राज्य में आप सामान बेच रहे हो, मान लो तमिलनाडु से केरला में आपका ये सामान का मूवमेंट हो रहा है, तो उस पर जो जीएसटी लगेगी वो कोई CGST SGST नहीं होगी, वो होगी IGST। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करते हैं तो IGST लगती है, और जब सिंपल मतलब खुद अकेला एक स्टेट है, मान लो हमने अभी डिस्कस किया था तमिलनाडु से केरला में ट्रांसफर करेंगे, मान लो तमिलनाडु के अंदर ही हमें ये सामान बेचना है, तो उस पर जो जीएसटी लगेगी वो दो टाइप्स में लगेगी, एक लगेगी CGST और दूसरी लगेगी SGST। ओके, नाउ आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ ये जो रेवेन्यू है IGST का, अब यहाँ पे IGST किस किस को मिलेगा, ये जो रेवेन्यू है ये शेयर कर लिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जैसा यहाँ पर होता है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आधा आधा यहाँ पर शेयर कर लेती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वही चीज बताई गई है कि जो जीएसटी जो भी लगती है वो यहाँ पर कलेक्ट कर ली जाती है आधी आधी एक तरीके से, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी अथॉरिटीज बताती है, जो भी फिक्स रेट अथॉरिटीज जो भी बताती है कि इतना रेट सेंटर को मिलेगा, इतना रेट स्टेट्स को मिलेगा, उस रेट के बेसिस पर ये रेवेन्यू को रख लेते हैं। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस डेली करंट अफेयर के वीडियो को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत
अच्छी तरीके से आपको मैंने सभी आर्टिकल्स को समझाया है। टॉप 9-10 करंट अफेयर्स हम लोग डेली लिया करेंगे और कोशिश करेंगे इसी तरीके से डिटेल में हम लोग रोजाना वीडियोस को कवर करें। इसमें आप लोग अच्छी तरीके से सभी एग्जाम्स को हिट कर सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। और गाइज अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो फटाफट जाओ, फॉलो करो, अपनी क्वेरीज पूछो। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।